हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नॉर्सेट स्पेशल सेशन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और आज पार्ट 2 में हम एक अच्छे से क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। इसमें अप्लाइड बेस्ड भी होंगे, एनक्लैक्स बेस्ड भी होंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस आपको एनजी ट्यूब के बारे में देखने पड़ेंगे। और उससे पहले आप एनजी ट्यूब का पार्ट 1 भी देखिए, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं, ठीक है। और जो लोग अभी नॉर्सेट है 3 जून को होने वाला है, अभी आपके पास बहुत सारा समय है। आप क्या कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, अच्छे से शेड्यूल बनाइए, 8 से 10 घंटे रोज सेल्फ स्टडी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर हमें वही बात सुनने को मिलती है। कोई भी कह के चला जाता है राई का भाव राती चला गया, राई के भाव राती चले गए। आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब लोग कहते हैं अगर कोई काम अगर समय से ना हो तो तब क्या कहा जाता है कि राई के भाव राती चले गए। तो जो लोग अभी जिनका एग्जाम नहीं भी है नॉर्सेट, जो अभी अपियर होंगे आने वाले 1 या 2 सालों में, वो अभी से प्रिपेयर अगर वो करते हैं, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हैं तो उनको काफी इजी होगा और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्या कर सकते हैं, फिर नॉर्सेट को क्लियर कर सकते हैं। तो हमें तो अपना गोल क्लियर रखना चाहिए कि हमें क्या करना है जीवन में। तो इससे पहले कि कोई आके हमें कह दे कि राई के भाव रात ही चले गए, तो हमें तो क्या रहना चाहिए, पूरी तरह से समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो राई के भाव रात ही चले गए, ऐसा क्यों कहा गया था? तो ये कब हुई थी? ये घटना काफी पुरानी ऐतिहासिक घटना है। दिल्ली का जो सुल्तान हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान, और दिल्ली के सुल्तान ने आक्रमण किया, हमला किया जालौर, एक छोटा सा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का एक राज्य जालौर। तो जालौर पर जब आक्रमण किया गया तो वही है, जालौर को तो जीत लिया, जो इलाके जीत लिए, लेकिन बात कहां पर अटक गई? बात अटक गई किले पर। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने किला तो घेर लिया, लेकिन किले के अंदर कैसे जाए? ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत दीवारें, अंदर से बंद, तोड़ पाना मुश्किल। तो भाई पार नहीं पड़ेगी, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, ऐसे कैसे? और जब तक किला कब्जा नहीं किया तो क्या कब्जा किया राज्य पर? तो भाई साहब जब तक किला ही कब्जा नहीं किया तो राज्य पर क्या कब्जा कर लिया? तो जालौर के बाहर, जालौर किले के बाहर कौन? अलाउद्दीन खिलजी की सेना बैठी हुई है। तो फिर अब क्या किया जाए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा भाई एक सैनिक था, थोड़ा लालची था जालौर का, उसका नाम था बिका दैया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसे बुलाया, जब पता चला कि लालची, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने बिका दैया से पूछा क्या आप पैसा पैसा करता है, पैसे की लगा देंगे ढेरी। तो मतलब क्या आप पैसा पैसा कर रहा है? तो पैसा तो उसे खूब सारा मिल जाएगा, लेकिन तो पहले एक बात बता दे कि किले के अंदर कैसे घुसा जाए, किले के अंदर कैसे घुसा जाए। तो भाई साहब बिका दैया ने कहा कि इस किले की एक दीवार क्या है, एक तरफ से कच्ची है, एक तरफ से कच्ची है, आप वो दीवार तोड़ करके अंदर जा सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई कौन सी दीवार कच्ची है? तो उसने कहा भाई ये तो मुझे नहीं पता, देखो सुल्तान की कौन सी दीवार कच्ची है, लेकिन हाँ एक दीवार क्या है, कच्ची है। तो भाई सुल्तान ने कहा फिर कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी दीवार कच्ची है? तो किसी ने कहा, भाई कोई सियाना सा आदमी बैठा था, उसने कहा कि आप तो एक काम करो कि इस किले की दीवार के चारों तरफ क्या डाल दो, राई डाल दो, राई डाल दो, थोड़ी सी खुदाई करके राई डाल दो। राई क्या होती है? राई एक ही दिन में, अगर आप रात को डालोगे तो कल ही फूट करके ऊपर आ जाएगी। तो उसने कहा भाई आप क्या कर दो, राई डाल दो, और अगर आप राई डालते हो, जिधर से राई सुबह फूट के बाहर आई तो इसका मतलब दीवार पक्की तो नहीं है, वहां से उस साइड से क्या है, कच्ची है। तो भाई सुल्तान ने फिर ऐलान किया, पूरे इलाके में ऐलान हुआ कि जिसके पास जितनी भी राई है वो तो क्या लेकर के आ जाए, अपनी राई लेकर के आ जाए, मुंह मांगे दामों में खरीदी जाएगी राई। तो भाई जो भी दूर दूर से लोग आए राई बेचने, और जितना दाम का, किसी ने कहा 1000 रुपए क्विंटल तो 1000 रुपए देंगे, किसी ने कहा 100 रुपए तो 100 रुपए, जितना जिसने कहा उतना उसकी राई के दाम देंगे, ठीक है। तो कोई आया, उसने कहा भाई हमारी राई बहुत अच्छी है, ये तो बहुत महंगी है। उसने कहा भाई कितनी महंगी जाएगी? तो उसने कहा 2000 रुपए क्विंटल, तो उसे 2000 रुपए क्विंटल दिए, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, पूरा राई सुल्तान ने खरीद ली। फिर एक बंदा बैठा हुआ था, वो सुबह राई लेकर के, खूब सारी राई इकट्ठा करी उसने, और सुबह राई लेकर के सुल्तान के पास आया। तो सुबह जब राय लेकर के सुल्तान के पास आया तो उसने कहा सुल्तान राय लेकर के आया हूं,
राई खरीदोगे? तो सुल्तान ने कहा भाई साहब हाँ खरीदेंगे, कि दे दो भाई से 1 रुपए क्विंटल की राई। तो उसने कहा सुल्तान ऐसे कैसी बात कर रहे हो आप, कल रात को तो मुंह मांगे 2000 रुपए क्विंटल, 1000 रुपए क्विंटल, और आज सुबह 1 रुपए क्विंटल। तब सुल्तान ने हंस के कहा राई रा भाव राते गया, राई के भाव राती चले गए। तो भाई वही कंडीशन है, अगर समय एक बार चला जाता है और उसके बाद कोई आता है वहां पे उस काम के लिए, तो तब क्या कहा जाता है कि राई के भाव राती चले गए। तो अगर आप अच्छे से अभी से तैयारी करते हैं, अभी समय है बहुत है, नॉर्थ सेट के लिए 1 महीने से थोड़ा ज्यादा का समय है, इसका सदुपयोग करते हैं तो राई के भाव नहीं जाएंगे, राई के भाव वैसे रहेंगे। ठीक है, और ये बात उन लोगों के लिए भी है भाई साहब जो इश्क मोहब्बत में हारे हुए हैं, जिनका किसी ने बहुत तगड़ा काट दिया है, तो वो स्टेटस लगाते फिरते कि भाई आज तो ऐसा हो गया, लेकिन कल एक दिन लोग पलट के आएंगे। तो उन लोगों को कहना चाहते हैं भाई साहब जो एक बार जाने वाला कभी भी पलट के नहीं आता है। ठीक है, और अगर पलट के आए भी तो तुम पिघल मत जाना, तुम तो कह देना कि राई रा भाव राते गया, राई के भाव राती चले गए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन, और राई के भाव को जाने नहीं देंगे, और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following correct technique used to measure length of NG tube? कौन सी करेक्ट टेक्निक यूज की जाती है मेजर करने के लिए लेंथ NG ट्यूब की? आपने NG ट्यूब इंसर्शन करना है, कैसे आप लेंथ मेजर करोगे कि कितना इंसर्ट करना है? ऑप्शन है टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन जिफॉइड प्रोसेस, ऑप्शन बी टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन मिड पॉइंट बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड एम्बलिकस, ऑप्शन नंबर सी टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन एम्बलिकस, या फिर ऑप्शन नंबर डी टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब। आप लपक के आंसर करोगे टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन जिफॉइड प्रोसेस, नहीं ये वाला नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन मिड पॉइंट बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड एम्बलिकस। टिप नोज की टिप से लेकर के ईयर लोब तक, ठीक है, उतना मेजर करना है। उसके बाद कहां तक, जहां पर जिफॉइड स्टर्नम है और एम्बलिकस है उसके मिड पॉइंट तक। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो किसको जाएगी, इसको जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन मिड पॉइंट बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड एम्बलिकस। उसके बाद सेकंड, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन 1 to 2 इंच बिलो, 1 to 2 इंच बिलो जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस। तो ये अगर ऑप्शन में ना हो तो ये हो सकता है कि 1 to 2 इंच बिलो जिफॉइड प्रोसेस, या फिर 1 to 2 इंच बिलो जिफॉइड प्रोसेस, या फिर क्या हो सकता है 1 to 2 इंच, या क्या हो सकता है 1 to 2 इंच अबव, 1 to 2 इंच अबव अम्बलिकस, अम्बलिकस 1 to 2 इंच अबव अम्बलिकस। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ऑप्शन आप देख लेना, ऑप्शन में आपकी सहूलियत के अनुसार क्या लिखा गया है। तो या तो क्या होगा कि टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन मिड पॉइंट बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बलिकस, ये फर्स्ट होगा। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन 1 to 2 इंच बिलो जिफॉइड प्रोसेस, या टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन 1 to 2 इंच अबव अम्बलिकस। तो ये इसके अनुसार आंसर क्या जाएगा, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन मिड पॉइंट बिटवीन जिफॉइड प्रोसेस एंड अम्बलिकस। ठीक है, अगर ये सभी ऑप्शन में नहीं हुए तो तब आपका आंसर जाएगा सेकंड प्रायोरिटी, आपकी फेवरेट कौन सी वाली, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन जिफॉइड प्रोसेस। अगर कोई भी ऑप्शन में नहीं मिला तो हम तो कह देंगे कि भाई चलो इसी प्रोसेस से क्या कर ले, लेंथ मेजर कर ले किसकी, NG ट्यूब की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which instruction given by nurse to patient while inserting NG ट्यूब? कौन से इंस्ट्रक्शन नर्स देगी पेशेंट को जब NG ट्यूब इंसर्ट कर रही होगी? डीप ब्रीथिंग देन होल्ड, एक्सेल एंड होल्ड, लाफ लाउडली, या फिर स्वैलो
ट्यूब एज वाटर। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा? डीप ब्रीथिंग देन होल्ड, ये तो नहीं दिया जाएगा। एक्सहेल एंड होल्ड, ये भी नहीं दिया जाएगा। लाफ लाउडली, नहीं, हंस के कहा जाना, ये भी नहीं दिया जाएगा। स्वैलो ट्यूब एज वाटर, ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि स्वैलो ट्यूब एज वाटर, ठीक है, ताकि क्या कर सके, जो एनजी ट्यूब है वो कहां पर पहुंच सके? ओरोफेरिंक्स एरिया पर, ओरोफेरिंजियल एरिया पर, ठीक है, और प्रिवेंट हो जाए एनजी ट्यूब इंसर्शन जाने से कहां? ट्रैकिया में। एनजी ट्यूब कहां ना जाए? ट्रैकिया में ना जाए, और कहां पर जाए? इसोफेगस की तरफ जाए। इसलिए हम क्या कहेंगे उसको? स्वैलो ट्यूब एज वाटर, पानी की तरफ स्वैलो, जहां पानी जा रहा है वही क्या जाएगी? फिर एनजी ट्यूब जाएगी। तो हम तो ये इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आप तो इस एनजी ट्यूब को जब हम इंसर्ट कर रहे हैं किसकी तरह स्वैलो कीजिए? पानी, जैसे पानी निगलते हैं वैसे इसको निगलिए, तो तब क्या होगी? वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाएगी एनजी ट्यूब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन टू रीच एनजी ट्यूब एट ओरोफेरिंक्स when insert NG tube in unconscious patient। अब एग्जामिनर आपसे मजे ले रहा है। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, उसको स्वैलो एज वाटर तो आप कहोगे नहीं, ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे इस कंडीशन में? तो पहला है स्वैलो ट्यूब एज वाटर, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ये किसके लिए? कॉन्शियस के लिए। टिल्ट हेड लीनिंग फॉरवर्ड देन इंसर्ट एनजी ट्यूब, मूव हेड इन लेटरल डायरेक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, टिल्ट हेड लीनिंग फॉरवर्ड देन इंसर्ट एनजी ट्यूब। हेड को आगे की तरफ टिल्ट करना है, आगे की तरफ टिल्ट करना है, उसके बाद क्या इंसर्ट करनी है? एनजी ट्यूब को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हेड को आगे की तरफ हम टिल्ट करेंगे, देन हम कंटिन्यूली क्या करेंगे? एनजी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। इसको क्यों कर रहे हैं? इससे क्या हो जाएगा? एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और जो एनजी ट्यूब है, जो एनजी ट्यूब है वो कहां नहीं जा पाएगी? ट्रैकिया में नहीं जाएगी। एनजी ट्यूब ट्रैकिया में नहीं जा पाएगी, क्योंकि एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। एनजी ट्यूब कंटिन्यू कहां जाएगी? फिर इसोफेगस की तरफ जाएगी, ट्रैकिया की तरफ नहीं जा पाएगी। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अनकॉन्शियस पेशेंट में हम क्या कर रहे हैं? हेड को लीनिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ बेंड कर दे रहे, टिल्ट कर दे रहे, जिसकी वजह से एपिग्लोटिस बंद हो जा रहा है और एनजी ट्यूब रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाकर के जीआई ट्रैक सही डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन है, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नर्स ऑब्जर्व सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन पेशेंट। नर्स क्या ऑब्जर्व कर रही है? सडन अचानक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑब्जर्व कर रही है पेशेंट में ड्यूरिंग एनजी ट्यूब इंसर्शन। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट? आप एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो पेशेंट में, और उस टाइम पे जो पेशेंट है उसको क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। इसका मतलब व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट? ये क्या कहना चाह रहा है कि आपने एनजी ट्यूब कहां इंसर्ट कर दी? हो सकता है कहां इंसर्ट हो गई है? ट्रैकिया में आपने एनजी ट्यूब इंसर्ट कर दी है, ठीक है। तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? इन्फॉर्म टू, डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे? नहीं, डॉक्टर को अगर इन्फॉर्म करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। रिमूव द ट्यूब, ट्यूब को रिमूव कर दोगे? नहीं, ट्यूब को अगर रिमूव करोगे तो उसमें बाद अगर इंसर्ट करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये भी आप नहीं कर सकते। नॉर्मल फाइंडिंग डी, ये वाला तो बिल्कुल भी ये नहीं है, नॉर्मल तो ये है ही नहीं। ले देते हमारे पास क्या आंसर बचा है? ऑप्शन नंबर सी, pull back the tube then reinsert when condition is subside। pull back कर देंगे, पीछे की तरफ खींच देंगे, 1 इंच पीछे की तरफ खींच देंगे हम, ठीक है। 1 इंच पुल बैक करेंगे, 1 इंच क्या कर देंगे? पुल बैक, पीछे की तरफ खींच देंगे 1 इंच। उसके बाद जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड हो जाएगी तब हम उसको फिर से फर्दर रीइंसर्ट कर देंगे। किसको? एनजी ट्यूब को। तो अगर क्या हो रहा है? नर्स ने ऑब्जर्व किया एनजी ट्यूब इंसर्ट करते टाइम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट में, तो क्या प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट होगा?
क्या होगा, पुल बैक करना है ट्यूब को। उसके बाद जब डिस्ट्रेस सबसाइड हो जाए, किनारे हो जाए, ना रहे, उसके बाद रीइंसर्ट कर देनी है एनजी ट्यूब। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच डायरेक्शन यूज्ड टू इंसर्ट एनजी ट्यूब, कौन सी डायरेक्शन यूज करते हैं एनजी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड टूवर्ड्स, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ऑल ऑफ द अबव तो कहीं से नहीं होगा, सारी डायरेक्शन में घुमा दोगे एनजी ट्यूब तो पेशेंट घूम जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले तो क्या करना है, बैकवर्ड, पहले क्या करना है, बैकवर्ड की तरफ, ठीक है। तो पहले ले जाना बैकवर्ड, उसके बाद डाउनवर्ड रोटेट करते हुए, तो क्या कहेंगे उसे, डाउनवर्ड टूवर्ड। तो एनजी ट्यूब की डायरेक्शन कैसे करोगे आप, पहले तो बैकवर्ड की तरफ जाएगी एनजी ट्यूब, उसके बाद डाउनवर्ड टूवर्ड रोटेटरी मोशन में करेंगे, तो इसलिए क्या कह रहे हैं उसको, डाउनवर्ड टूवर्ड। तो डायरेक्शन कौन सी होगी इंसर्ट करने की, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड टूवर्ड्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ टू चेक करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब। ये तो आपको पता ही होगा कि करेक्ट प्लेसमेंट एनजी ट्यूब का कैसे चेक करेंगे, एक्सरे से, ऑस्कल्टेशन से, एस्पिरेशन मेथड से, या बबल्स प्रेजेंट इन पॉट। तो इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट तो मेथड यही होगा कि आप तो क्या करके देख लो, एक्सरे करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि एनजी ट्यूब कहां गई है। तो एक्सरे क्या है, इसका करेक्ट मेथड है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि एक्सरे क्या है, करेक्ट मेथड है प्लेसमेंट चेक करने का एनजी ट्यूब का, ठीक है, सबसे बेस्ट एक्सरे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली मेथड यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट वाइडली मेथड यूज टू चेक प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे वाइडली मतलब सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज होता है एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करने के लिए, एक्सरे, ऑप्शन नंबर बी एस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सी ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन नंबर डी बबल्स प्रेजेंट इन पॉट। तो ये बताओ आप इसका आंसर क्या होगा। तो भाई जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा सबसे कॉमन होता है वो कौन सा होता है, एस्पिरेशन। क्या एस्पिरेट करते हैं उसमें, एनजी ट्यूब से कंटेंट एस्पिरेट किया जाता है, उसके बाद पीएच चेक किया जाता है, ठीक है, और स्टमक का पीएच क्या आएगा 3.5 या इससे लेस होगा। तो इसका मतलब प्लेसमेंट क्या एनजी ट्यूब की सही है, एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट क्या है, सही है। तो जब सबसे ज्यादा जो कॉमनली मेथड यूज होता है वो क्या होता है, एस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद कौन सा, ऑस्कल्टेशन। तो पीएच आएगी, पीएच चेक करेंगे, स्टमक में से थोड़ा कंटेंट निकालेंगे और उसका क्या कर लेंगे, पीएच चेक कर लेंगे। 3.5 इससे कम ही पीएच होगी, तो इसका मतलब कहां पर है, सही जगह पर है, स्टमक में है एनजी ट्यूब, ठीक है। ऑस्कल्टेशन मेथड, एक मेथड होता है ऑस्कल्टेशन, ये क्या होता है, ऑस्कल्टेशन। इसके बारे में याद रखना, इसमें क्या पुश की जाती है, एयर पुश की जाती है, 10 सीसी की सिरिंज यूज करते हैं, ठीक है, 10 सीसी की सिरिंज यूज करके क्या पुश की जाती है, इसमें एयर पुश की जाती है, और उसके बाद स्टेथोस्कोप से एक साउंड हियर किया जाता है जिसका नाम है वूजिंग साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि वूजिंग साउंड कब ऑब्जर्व किया, भाई ऑस्कल्टेशन मेथड में एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट को चेक करते हैं तो एक साउंड सुनाई देता है जिसका नाम तो क्या है, वूजिंग साउंड। तो वूजिंग साउंड कब सुनाई देता है, जब हम प्लेसमेंट चेक करते हैं एनजी ट्यूब की ऑस्कल्टेशन मेथड से एयर पुश करके। तो उस साउंड को क्या कहते हैं, जो साउंड आता है वूजिंग साउंड कहा जाता है। तो ये था वूजिंग साउंड के बारे में। और इस क्वेश्चन का आंसर कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे वाइडली मेथड यूज होता है वो कौन सा है, वो तो है आपका एस्पिरेशन मेथड। इसको एक और तरह से पूछ सकता है कि कौन सा जो नर्स आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, नर्स कौन से मेथड से प्लेसमेंट चेक करेगी एनजी ट्यूब। नर्स एक्सरे तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देगा, डॉक्टर लिख के देगा,
नर्स किस मेथड से चेक करेगी प्लेसमेंट एनजी ट्यूब का, तब भी इसका आंसर जाएगा कौन सा, एस्पिरेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा करेक्ट मेथड यूज्ड बाय नर्स, करेक्ट क्या होता है कि अगर ये क्वेश्चन इससे पहले जैसे ये था कि करेक्ट मेथड यूज्ड बाय नर्स टू चेक प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, नर्स के द्वारा कौन सा मेथड, ऑप्शन में एक्सरे भी होगा, ऑस्कल्टेशन, एस्पिरेशन, आंसर जाएगा एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मेथड से क्या कर सकती है नर्स, चेक कर सकती है, ठीक है। तो नर्स के द्वारा अगर पूछा जाए कौन सा मेथड है, एस्पिरेशन। सबसे कॉमनली कौन सा यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो भी एस्पिरेशन। वुजिंग साउंड किस में आता है, ऑस्कल्टेशन मेथड में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सब करेक्ट मेथड कौन सा है प्लेसमेंट चेक करने का, तब आप आंसर दोगे एक्सरे। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी क्या है, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब टू चेक द रेसिडुअल वॉल्यूम बिफोर एनजी ट्यूब फीडिंग। कौन सा वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। नर्स फाइंड रेसिडुअल वॉल्यूम 110 ml। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। रेसिडुअल वॉल्यूम देखते पहले, रेसिडुअल वॉल्यूम है क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम किन कंडीशन में, जब फ्रीक्वेंट या कंटिन्यूअस अगर एनजी ट्यूब फीडिंग करवाई जाती है, बार बार पूरे दिन भर एनजी ट्यूब फीडिंग, हर टाइम एनजी ट्यूब फीडिंग करवाई जा रही है, तो तब क्या करते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी कि मान लो अपने शाम के टाइम 4 बजे दे रहे हैं, 4 बजे दे रहे हैं, लेकिन हमने मॉर्निंग 8 AM पे भी क्या दिया था, फीडिंग दी थी। तो जब हम 4 बजे देंगे तो हम क्या चेक करेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी कि जो हमने पहले फीड दिया है उसका कितना अमाउंट स्टमक में बचा है, तो उसको चेक करना क्या कहलाता है, वही क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी कि कितना वॉल्यूम पहले से बचा हुआ है स्टमक में, तो वही क्या कहलाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आप कौन सा क्या होगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि चेक करना है रेसिडुअल वॉल्यूम एनजी ट्यूब फीडिंग से पहले, और नर्स को रेसिडुअल वॉल्यूम कितना मिला है, 110 ml हुआ है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो आप याद रखना, जब भी रेसिडुअल वॉल्यूम, अगर रेसिडुअल वॉल्यूम मोर देन 100 जा रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम अगर क्या है, जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम अगर मोर देन 100 है, मोर देन क्या है, 100 है, 100 से ज्यादा है, मोर देन 100 ml, तो आपको अवॉइड करनी है एनजी ट्यूब फीडिंग, अवॉइड करनी है फीडिंग। अगर रेसिडुअल वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा है तो आप तो क्या कर दोगे, फीडिंग को अवॉइड करके रखोगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अवॉइड करना, क्योंकि 110 ml है रेसिडुअल वॉल्यूम। जब भी जिस आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है 100 ml से ज्यादा हो तो आप अवॉइड, 100 ml से कम है तब आप फीड करवा सकते हो, 100 ml से ज्यादा है तो आपने क्या करना है, अवॉइड करके रखनी है एनजी ट्यूब की फीडिंग को। तो हमने देखा रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में। अब देखते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है। 110 ml आया है, नर्स क्या करेगी, प्रायोरिटी क्या हो गया, प्रोवाइड स्मॉल फीडिंग। नहीं, स्मॉल फीडिंग क्यों करवानी है, प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड फीडिंग, डिस्कार्ड रेसिडुअल वॉल्यूम, देन स्टार्ट फीडिंग। रेसिडुअल वॉल्यूम हम निकाल के डिस्कार्ड कर दें और उसके बाद क्या करें, फीडिंग। तो इसका आंसर क्या है, अवॉइड करना है फीडिंग, अवॉइड क्या करना है, फीडिंग, ठीक है। और जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम है, उसको तो क्या किया जाता है, रीइंसर्ट किया जाता है। जो रेसिडुअल वॉल्यूम आपने चेक करने के लिए, रेसिडुअल वॉल्यूम जब फीड आपने निकाला है, आप तो क्या करोगे, आपने रेसिडुअल वॉल्यूम चेक कर लिया कि 90 ml है, 100 ml है, आप उसके बाद क्या करोगे, जो रेसिडुअल वॉल्यूम को हमेशा क्या किया जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम को रीइंसर्ट किया जाएगा। ये याद रखना, रीइंसर्ट करोगे आप रेसिडुअल वॉल्यूम को। अगर आप रेसिडुअल वॉल्यूम को डिस्कार्ड कर देते हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। वो क्या होगा, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने रेसिडुअल वॉल्यूम चेक करने के लिए निकाला कंटेंट, तो आप उसके बाद आपने चेक कर लिया, आप राजी हो गए, उसके बाद आप उसे क्या कर दोगे, रीइंसर्ट कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the expected complication if nurse accidentally discard
द रेसिडुअल वॉल्यूम। आपने फीडिंग का रेसिडुअल वॉल्यूम निकाला चेक करने के लिए और आपको पता नहीं था, करना क्या है, इसका रीइंसर्ट करना था और आपने गलती से डिस्कार्ड कर दिया। तो क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर बी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। आपने स्टमक से भी निकाला तो उसमें HCl का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। HCl क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो HCO3 तो उतना ही है, HCO3 तो उतना ही है जितना पहले था। HCl का लॉस हुआ है क्योंकि आपने स्टमक से कंटेंट निकाल दिया है। तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? उसका पीएच नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा। और किसकी तरफ? पीएच जब कम होता है, पीएच नीचे गिरना एसिडिक, और पीएच का ऊपर बढ़ना यानी कि उतना क्या हो रहा है? एल्केलाइन मोड में वो जा रहा है। तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगी उसको? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो आपने रेसिडुअल वॉल्यूम निकाला, चेक किया और उसके बाद क्या कर देना? आपने तो रीइंसर्ट कर देना भाई, डिस्कार्ड नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन एंजियोट्यूब फीडिंग, कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा एंजियोट्यूब फीडिंग का? बताओ भाई, एंजियोट्यूब फीडिंग है सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायरिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या फिर कॉन्स्टिपेशन। तो जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा एंजियोट्यूब फीडिंग का, उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, डायरिया। डायरिया हो जाएगा। जो एंजियोट्यूब फीड कराओगे, जो एंजियोट्यूब आप फीडिंग करवा रहे हो, तो जो आप फीड करवा रहे हो वो उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? रूम टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? रूम टेम्परेचर। जो फीडिंग का टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? रूम टेम्परेचर के बराबर। जितना रूम टेम्परेचर होता है उतना ही उस फीडिंग का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जो फीडिंग का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, तो भी क्या होगा? डायरिया हो जाएगा। और सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका? डायरिया है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कॉमन कॉज क्या है कि डायरिया होने का, तो यही है, आपने जो ट्यूब फीडिंग करवाई है, एंजियोट्यूब फीडिंग करवाई है, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा रहा होगा। हमेशा सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन यही होता है कि जो आप ट्यूब फीडिंग करवा रहे हो उस कंटेंट का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से अगर ज्यादा होगा तो डायरिया हो जाएगा। और सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी डायरिया है। और सबसे कॉमन कॉज एंजियोट्यूब फीडिंग में डायरिया होने का यही है कि जो आप एंजियोट्यूब में जो कंटेंट यूज कर रहे हो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। ये सबसे कॉमन कॉज है डायरिया होने का एंजियोट्यूब फीडिंग के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सॉल्यूशन यूज्ड टू डाइल्यूट क्रस्ड मेडिसिन व्हाइल प्रोवाइडिंग मेडिकेशन थ्रू एंजियोट्यूब। आप एंजियोट्यूब से मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या करोगे? क्रश पीस करके उस मेडिसिन को एंजियोट्यूब से प्रोवाइड करवाओगे। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कौन सा सॉल्यूशन। अब उसको क्रश करके आप जिस सॉल्यूशन में डाइल्यूट करके तब एंजियोट्यूब फीडिंग में यूज करोगे, कौन से सॉल्यूशन में आप उसे डाइल्यूट घोलोगे? किसमें? क्या नॉर्मल सलाइन में, रिंगर लैक्टेट में, H2O2 में या फिर प्लेन वाटर में। ठीक है, तो आप क्रस्ड मेडिसिन को किसमें डाइल्यूट करोगे? आंसर है प्लेन वाटर। 15 से 20 ml प्लेन वाटर में आप क्रस्ड मेडिकेशन पीस करके मेडिसिन को उसमें डाइल्यूट करके तब क्या करोगे? एंजियोट्यूब फीडिंग में प्रोवाइड करवाओगे मेडिकेशन को। ठीक है, तो मेडिकेशन दे रही है तो क्रश करके पीस करके प्लेन वाटर 15 से 20 ml प्लेन वाटर में मिला करके तब हम क्या करवा सकते हैं? एंजियोट्यूब फीडिंग से फीड करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर प्रोवाइडिंग मेडिकेशन थ्रू एंजियोट्यूब। आप एंजियोट्यूब के थ्रू मेडिकेशन दे रहे हो, आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ठीक है, किसके बाद मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने, आपने एंजियोट्यूब से मेडिकेशन दे दी, उसके बाद आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इरिगेट स्टमक विद नॉर्मल सलाइन,
क्लैंप एनजी ट्यूब फॉर 30 to 60 मिनट्स, प्रोवाइड लिक्विड फीडिंग या फिर डू नॉट प्रोवाइड मेडिकेशन बाय एनजी ट्यूब। तो आप इसका आंसर क्या करोगे? ठीक है, तो डू नॉट प्रोवाइड ये वाला तो है नहीं, हम पहले पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, हम दे सकते हैं। क्या करना, इरिगेट भी नहीं करना है, लिक्विड फीडिंग भी नहीं देनी। आंसर क्या होगा इसके अनुसार? आंसर है क्लैंप एनजी ट्यूब फॉर 30 to 60 मिनट। एब्जॉर्प्शन में टाइम लेगा मेडिसिन को, तब तक हम क्या करके रखेंगे? क्लैंप करके रखते हैं एनजी ट्यूब को 30 to 60 मिनट। तो आपने क्या दे दिया, अगर एनजी ट्यूब से फीडिंग करवाई उसके बाद तो फ्लश करना होता है, लेकिन फ्लश ऑप्शन में नहीं आता है। ऑप्शन में आपसे ऑप्शन में ही नहीं रहता, वो वाला प्रायोरिटी में ही नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑप्शनल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या रखता है एग्जामिनर, क्या रखेगा? क्लैंप एनजी ट्यूब फॉर 30 to 60 मिनट। आपने एनजी ट्यूब को 30 से 60 मिनट के लिए क्लैंप करके रख देना है मेडिकेशन प्रोवाइड करने के बाद। ठीक है, तब तक इतने टाइम तक ना तो आपने कोई इरिगेशन करनी है, ना कोई फीडिंग देनी है, ना कोई सैंपल लेना है, कुछ नहीं करना है। क्लैंप करके रख देनी है एनजी ट्यूब को 30 से 60 मिनट अगर आपने मेडिकेशन दे दी है उसके बाद। ठीक है, जो भी करना है, अगर आपसे पूछेगा कि आप फीडिंग कब दोगे मेडिकेशन देने के, वही 30 से 60 मिनट के बाद। सैंपल कब लोगे मेडिकेशन देने के? 30 से 60 मिनट के बाद। ठीक है, इतना टाइम तो क्या करोगे आप? क्लैंप करके रखोगे एनजी ट्यूब को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। नर्स ऑब्जर्व वोमिटिंग ड्यूरिंग एनजी ट्यूब फीडिंग इन अ क्लाइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। नर्स ने ऑब्जर्व करी है वोमिटिंग एनजी ट्यूब फीडिंग के दौरान क्लाइंट में, तब नर्स की प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? इस कंडीशन में नर्स क्या प्रायोरिटी एक्शन लेगी? इट्स नॉर्मल फाइंडिंग। तो कहीं से भी ये नॉर्मल फाइंडिंग नहीं लगती है। प्रोवाइड रेगुलर फीडिंग, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, स्टॉप द फीडिंग एंड गिव लेटरल पोजीशन। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग तो है नहीं। अगर वोमिट आ रही है एनजी ट्यूब इंसर्शन के दौरान, एनजी ट्यूब फीडिंग के दौरान, तो रेगुलर फीडिंग भी क्यों प्रोवाइड करनी है? ठीक है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। अगर हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए चले जाएंगे तो देर हो जाएगी। पेशेंट वही कहावत कहेगा, हमें राई रबाव राते गया, क्योंकि तब तक तो पेशेंट ही चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इन्फॉर्म टू डॉक्टर भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे हम करेंगे स्टॉप द फीडिंग एंड गिव लेटरल पोजीशन। फीडिंग को स्टॉप करके लेटरल पोजीशन दे देंगे। जो स्टमक कंटेंट होगा वो थोड़ा खाली हो जाएगा लेटरल पोजीशन में। तो क्या करना होता है? स्टॉप करना होता है फीडिंग को, और कौन सी पोजीशन देनी होगी? लेटरल पोजीशन। अगर क्या हो गया है एनजी ट्यूब फीडिंग के दौरान क्लाइंट को क्या हो रही है? वोमिटिंग हो रही है, यही हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा। स्टॉप द फीडिंग एंड प्रोवाइड लेटरल पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कॉम्प्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग स्टमक इरिगेशन बाय एनजी ट्यूब। कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया या फिर हाइपोकैलीमिया। आप स्टमक इरिगेशन कर रहे हैं एनजी ट्यूब से, तो आपने स्टमक इरिगेशन में स्टमक में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे पोटेंटली पाया जाता है? तो जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? सोडियम। कहां पर? स्टमक में। इंटेस्टाइन की बात करें तो पोटेशियम, तो हम बात कर रहे हैं स्टमक की सोडियम। तो अगर हम इरिगेशन कर रहे तो HCl का सोडियम भी आ रहा है, जिस स्टमक में सोडियम भी है, इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम भी बाहर आ रहा है। और सोडियम अगर बाहर आ रहा है तो उससे क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया होगा। तो उससे क्या हो जाएगा? हाइपोनेट्रीमिया। तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व करेगी नर्स? क्या कर रही है? स्टमक इरिगेशन कर रही है अगर एनजी ट्यूब फीडिंग से, तो क्या हो जाएगा? पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन एनजी ट्यूब से रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते, जो भी एनक्लेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट अप्लाइड जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए गए हैं। आप इस वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट जो सीरीज आएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट लेकर के आएंगे कल। आप तब तक बने रहिए, आप वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर योर अटेंशन।